हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद प्रदीप सर में स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी में पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की बात करते हैं। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में आज हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघुवीजाणु जनन की बात करते हैं। तो लघुवीजाणु जनन में हम सबसे पहले देखेंगे कि परागकोश की संरचना प्रारंभिक अवस्था में कैसे होती है। तो जो परागकोश होता है, परागकोश की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो कैसी होती है। प्रारंभिक अवस्था जो होती है परागकोश की, एक छोटे उभार के रूप में परागकोश निकलता है जो गोलाकार या अंडाकार संरचना को क्या करता है, दर्शाता है। जब प्रारंभिक अवस्था होती है, जब परागकोश का निर्माण होने लगता है, तो जो परागकोश होता है एक गोलेकार या अंडाकार संरचना के रूप में दिखाई देता है। और इस अवस्था में यह समरूपी विभाज्य की कोशिकाओं का समूह होता है। यहाँ पर देखेंगे तो जो सारी कोशिकाएं होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर समस्त कोशिकाएं क्या हैं, यही है उसका आकार। ये प्रारंभिक अवस्था होती है। इसी तरीके से ये जो गोलाकार या अंडाकार अवस्थाएं हैं, यहाँ पर इसकी जो बाहरी परत होती है ये अधिचर्म, ये क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिचर्म कहते हैं। और अंदर की तरफ जो सारी कोशिकाएं होती हैं बिल्कुल समान होती हैं। सारी की सारी कैसी कोशिकाएं होती हैं, अंदर की तरफ समान होती है। ये समान कोशिकाएं होती हैं एवं विभाज्य की कोशिकाएं, समान एवं विभाज्य की कोशिकाएं होती हैं। ये सारी की सारी कोशिकाएं परागकोश के अंदर प्रारंभिक अवस्था में कैसी होती हैं, समान एवं विभाज्य की कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर समान एवं विभाज्य की कोशिकाओं का क्या होता है, समान होता है। जो बाहर से एक मोटे स्तर एपिडर्मिस या अधिचर्म से क्या होता है, घिरा होता है। ये जो बाहर की परत है यहाँ पर जो दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, ये अधिचर्म है। जिससे ये पूरी की पूरी जो कोशिकाओं का समूह होता है, विभाज्य की मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का समूह होता है, वो पूर्णतया क्या होता है, घिरा होता है। बाद में यहाँ पर इस कोशिका के समूह में, विभाज्य की कोशिकाओं के समूह में यहाँ पर क्या होता है, बीचों बीच में संवहन ऊतक का निर्माण होने लगता है। यहाँ पर क्या होता है, संवहन ऊतक का निर्माण होने लगता है। धीरे धीरे क्या होगा, जो यहाँ पर विभाज्य की कोशिकाएं होती हैं उनके बीचों बीच में अगर देखेंगे तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, संवहन ऊतक का निर्माण होने लगता है। यहाँ पर संवहन ऊतक बन जाएगा, इसका निर्माण होगा। और साथ ही साथ धीरे धीरे यहाँ पर देखेंगे तो साथ ही साथ धीरे धीरे जो यहाँ पर चारों कोने हैं, जो यहाँ पर अधिचर्म के नीचे दो अधश्चर्मी क्षेत्र है, वहां पर चारों कोनों पर जो कोशिकाओं के समूह हैं, उन कोशिकाओं के समूह में से एक कोशिका जो होती है वो अपने आकार को क्या करती है, बढ़ा लेती है। यहाँ पर चारों कोशिकाएं, यहाँ पर एक कॉर्नर पर, ये दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथी यहाँ पर। यहाँ पर जो ये अधिचर्म के नीचे का जो क्षेत्र है ये अधश्चर्म की कोशिकाएं हैं। यहाँ पर अधश्चर्मी क्षेत्र होता है और यहाँ पर ये कोशिकाएं और ये कोशिकाएं और ये कोशिकाएं, जो चारों कोशिकाएं हैं, ये अपने आकार को क्या कर लेती हैं, बढ़ा लेती हैं। अपने आकार को क्या करती हैं, बढ़ा लेती हैं। और यहाँ पर कोशिका द्रव्य क्या होता है, घना होता है, केंद्रक भी इसका क्या होता है, बड़ा हो जाता है। जिसके कारण ये कोशिकाएं क्या होती हैं, अन्य सारी कोशिकाओं से, जो विभाज्य की अन्य सारी कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं से क्या होती हैं, भिन्न हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे इसके मध्य क्षेत्र में संवहन ऊतक का निर्माण होने लगता है। इसी के साथ साथ चारों कोनों पर स्थित अधिचर्म के ठीक नीचे अधश्चर्म क्षेत्र में कोशिकाएं आकार में बड़ी होकर के शेष कोशिकाओं से क्या होती हैं, भिन्न हो जाती हैं एवं आर्की स्पोरियम कोशिकाएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में मैंने बताया कि जो परागकोश होता है गोलाकार या अंडाकार संरचना के रूप में होता है। उसके अंदर की जो सारी कोशिकाएं होती हैं आकार में समान होती हैं। विभाज्य की कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। और ये बाहर से अधिचर्म से, एपिडर्मिस से क्या होता है, घिरा हुआ होता है। बाद में क्या होता है, धीरे धीरे यहाँ पर इनके बीचों बीच में संवहन ऊतक का निर्माण होने लगता है। और साथ ही साथ यहाँ पर चारों कोनों पर अधिचर्म के ठीक नीचे अधश्चर्मी क्षेत्र में कोशिकाएं क्या करती हैं, अपने आकार में क्या करती हैं, अपने आकार में बड़ी होती हैं। इनका कोशिका द्रव्य घना होता है, केंद्रक भी बड़ा हो जाता है इन चारों कोशिकाओं का। और ये चारों कोशिकाएं इन शेष सारी कोशिकाओं से भिन्न दिखाई देने लगती हैं। इन्हीं कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, आर्की स्पोरियम कोशिका कहते हैं। इन्हीं कोशिकाओं का नाम क्या हो जाएगा, आर्की
स्पोरियल कोशिका हो जाता है। ये कोशिकाएं क्या होती हैं? आर्की स्पोरियल कोशिकाएं कहलाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है? चारों कॉर्नर पर एक एक कोशिकाएं बनती हैं, जो कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? आर्की स्पोरियल कोशिका कहलाती हैं। बाद में यहाँ पर देखेंगे कि जो आर्की स्पोरियल कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में परिणत अपनत विभाजन द्वारा विभाजित हो जाती हैं। ये कोशिकाएं परिणत विभाजन के द्वारा विभाजित हो जाती हैं और बाह्य अधिचरण के नीचे प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं और अंदर की ओर प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिकाओं का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं यहाँ पर फिर से देखेंगे, यहाँ डायग्राम में देखेंगे कि ये कोशिकाएं क्या करेंगी? परिणत विभाजन के द्वारा फिर से क्या करेंगी? विभाजित हो जाएंगी। जब परिणत विभाजन के द्वारा ये विभाजित हो जाएंगी तो यहाँ पर बाहर की तरफ, जो अधिचरण के ठीक नीचे है बाहर की तरफ, ये प्राइमरी पैराइटल सेल या प्राथमिक भित्ति कोशिका क्या करेंगी? प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण करेंगी। कौन सी कोशिकाएं डिवाइड हो रही हैं? आर्की स्पोरियल कोशिकाएं परिणत विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के बाहर की तरफ क्या बना रही? प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं बना रही हैं। और यहां पर देख रहे हैं ना, अंदर की तरफ प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण करती है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? ये जो आर्की स्पोरियल कोशिका होती है, ये परिणत विभाजन के द्वारा विभाजित हो जाती है। तो अधिचरण के ठीक नीचे बाहर की ओर अगर देखेंगे तो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं बन जाती हैं। प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं बन जाती हैं। और इसके अंदर की तरफ देखेंगे तो क्या हो जाता है? यहाँ पर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। प्राथमिक जन कोशिका का क्या हो जाएगा? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हम इस लाइन नोट करते हैं कि आर्की स्पोरियल कोशिका, आर्की स्पोरियल कोशिका परिणत विभाजन के द्वारा विभाजित होकर बाहर की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिका एवं अंदर की ओर बीजाणुजन कोशिका का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर कौन सी कोशिकाएं? आर्की स्पोरियल कोशिकाएं विभाजित हो गई और विभाजित होकर के अधिचरण के ठीक नीचे बाहर की ओर प्राथमिक भित्ति कोशिका का निर्माण हो गया और यहाँ पर नीचे की तरफ इसका निर्माण हो गया? प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका का। ये जो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं हैं, यही प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं किसका निर्माण करेंगे? अभी यहाँ पर अधिचरण के ठीक नीचे क्या करेंगी? अधश्चर्मी कोशिकाओं का निर्माण कर देंगी। उसके बाद यहाँ पर मध्य परत का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेपिटम का निर्माण हो जाएगा। तो इन प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से यहाँ पर कितनी परतों का निर्माण हो जाएगा? अभी 3 परतों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। अभी 3 परतों का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देखेंगे कि ये सारी कोशिकाएं क्या होती हैं, ये दोनों कोशिकाएं निरंतर विभाजित हो जाती हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये दोनों कोशिकाएं क्या करेंगी? निरंतर विभाजित हो जाएंगी और निरंतर विभाजित होकर के किसका निर्माण करेंगी? एक संपूर्ण परागकोश का क्या कर देंगी? निर्माण कर देंगी। जैसे आपको मैंने बताया कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं हैं, ये प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं फिर से विभाजित हो जाएंगी। फिर से क्या करेंगी? विभाजित हो जाएंगी और विभाजित होकर के किसका निर्माण करेंगी? यहाँ पर जो इसके नीचे, जैसे यहाँ पर अधिचरण है, अधिचरण के नीचे किसका निर्माण करेंगी? अधश्चर्मी कोशिकाओं का, एंडोथीसियम का निर्माण करेंगी। एंडोथीसियम के नीचे मध्य परत बनेगी और मध्य परत के नीचे क्या हो जाएगा? टेपिटम का निर्माण हो जाएगा। क्योंकि जो एक परागकोश होता है
वो 4 परतों से बना होता है। इन 3 परतों का एक परत तो क्या होता है पहले से होती है, लेकिन जो 3 परतें बनती हैं उन 3 परतों का निर्माण जो करता है वो प्राथमिक भित्ति कोशिका के द्वारा ही होता है। उसके बाद अगर देखेंगे कि जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं क्या करेंगी, यहाँ पर क्या करेंगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका के निर्माण में क्या करेंगी, काम करेंगे। तो इस तरीके से ये कोशिकाएं निरंतर विभाजित होकर के किसका निर्माण करती हैं, परागकोश का निर्माण कर देती हैं। अब यहाँ पर जो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं हैं, ये प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं क्या करेंगी, विभाजित हो जाएंगी। जब प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं यहाँ पर क्या करेंगी, विभाजित हो जाएंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं परिणत एवं अपनत विभाजन से विभाजित होकर के, विभाजन से विभाजित होकर के परिणत एवं अपनत विभाजन से विभाजित होकर के अधिचर्म के नीचे अंतःस्तर, अधिचर्म के नीचे अंतःस्तर जो एक कोशिकीय मोटा होता है तथा अंतःस्तर के नीचे 1 से 3 कोशिकीय, 1 से 3 कोशिकीय मोटे मध्य परत का निर्माण करता है, मध्य परत का निर्माण करती है तथा मध्य परत के नीचे, मध्य परत के नीचे, मध्य परत के नीचे टेपिटम का निर्माण होता है, टेपिटम का निर्माण करती है। तो इस तरीके से देखेंगे कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं होती हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं पुनः परिणत और अपनत विभाजन के द्वारा विभाजित हो जाती हैं, और जब विभाजित हो जाती हैं तो सबसे पहले क्या बनाएंगी, अंतःस्तर। यहाँ पर क्या बना देंगी, अंतःस्तर एंडोथीसियम। उसके बाद 1 से 3 कोशिकीय मोटे स्तर का निर्माण करेंगे जिसे हम मध्य परत बोलते हैं, मिडिल लेयर्स। उसके बाद इसके जस्ट नीचे जो होता है, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका को चारों तरफ से घेरे रहता है, टेप्टम का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है। तो यहाँ पर प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से कितना, कौन कौन सी परतें बन गई, पहली अगर देखेंगे आप तो कौन सी, अंतःस्तर बन गई। क्या बन गई, अंतःस्तर का निर्माण हो गया। उसके नीचे कौन सी परत बन गई, मध्य परत। और उसके बाद किसका निर्माण हो गया, टेपिटम का निर्माण हो गया, टेपिटम का क्या हो गया, निर्माण हो गया। इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये 3 परतें किससे बन रही हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से बन रही हैं। और यहाँ पर चौथी जो पहले से ही प्रेजेंट होती है वो कौन सी है, अधिचर्म। कौन सी कोशिका है, कौन सी परत है, वो अधिचर्म है, जो बाहर की तरफ पहले से ही उपस्थित होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अब जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं, ये प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं फिर से क्या करेंगी, विभाजित करेंगी। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर लास्ट में टेप्टम की कोशिकाएं बन रही हैं, और जब टेप्टम की कोशिकाएं बनती हैं तो वहां पर जब लघु बीजाणु जनन का निर्माण होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा,
तो वहां पर जब लघु बीजाणु बनते हैं तो ये कोशिकाएं ये परतें क्या करती हैं, उन लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करने का काम करती हैं। उन लघु बीजाणुओं को क्या करती हैं, पोषण प्रदान करने का ये काम करती हैं। आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर जो प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिकाएं होती हैं, ये दो या दो से अधिक समसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करेंगी, विभाजित हो जाएंगी। 2 या 2 से अधिक समसूत्री विभाजनों के द्वारा क्या करेंगी, ये विभाजित हो जाएंगी और विभाजित होकर के किसका निर्माण करेंगी, ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का क्या करेंगी, निर्माण करने का काम करेंगी। इस प्रकार से परागधानी में जो भित्ति कोशिकाएं होती हैं, उन भित्ति कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर भित्तियों का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं हैं, उनमें जो विभाजन होता है उसके बाद क्या होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं 2 या 2 से अधिक समसूत्री विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के बीजाणुजनक कोशिकाओं का, बीजाणुजनक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। बीजाणुजनक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं, ये पुनः समसूत्री विभाजन से क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं। और जब समसूत्री विभाजन से विभाजित हो जाती हैं तो उनसे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं से बीजाणुजनक कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, जो बाद में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर समसूत्री विभाजन के द्वारा जो यहाँ पर बीजाणुजनक कोशिकाएं होती हैं वो विभाजित होकर के बीजाणुजनक कोशिकाओं का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, जो अंत में लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में परिवर्तित हो जाती हैं। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो दिया जा रहा है, यहाँ पर जो आपकी स्पोरियल कोशिकाएं हैं वो क्या होती हैं, विभाजित होकर के क्या बनाई थी, बाहर की तरफ प्राथमिक भित्ति कोशिका, अंदर की तरफ प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो ये जो प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका है, ये क्या करेगी, ये विभाजित हो गई, विभाजित होकर के क्या बनाई, बीजाणुजन कोशिका। क्या बना रही है, बीजाणुजन कोशिका का क्या कर रही है, निर्माण कर रही है। उसके बाद यहाँ पर जो बीजाणुजन कोशिका होती है ये व्यवहार करने लगती है या बाद में परिवर्तित हो जाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका में। इसमें परिवर्तित हो जाती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। इस तरीके से ये किसमें परिवर्तित हो गई, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, या कंप्लीटली क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इस तरीके से क्या होगा, अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में
अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। 4 लघु बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। यहाँ पर 4 लघु बीजाणुओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इस दौरान जो टेप्टम की कोशिकाएं होती हैं, इस दौरान टेपिटम की कोशिकाएं, टेप्टम की कोशिकाएं नष्ट होने से पूर्व, यहाँ पर पोषण देकर के नष्ट होती है ना कोशिकाएं, तो नष्ट होने से पूर्व यहाँ पर क्या होती हैं, वो गोल गोल कणिकाएं बना लेती हैं। जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, लघु बीजाणु का निर्माण होगा, ये पोषण देंगी टेप्टम की कोशिकाएं, तो इस दौरान टेप्टम की कोशिकाएं नष्ट होने से पूर्व, नष्ट होने से पूर्व, नष्ट होने से पूर्व गोल कणिका का निर्माण करती हैं। गोल कणिका का क्या बनाती हैं, गोल कणिकाएं बना लेती हैं, गोल कणिकाएं बना लेती हैं, जिन्हें हम बाद में क्या बोलेंगे, यूविष्ट काय बोलते हैं। जिन्हें हम बाद में क्या बोलेंगे, यूविष्ट काय बोलते हैं। जिन्हें हम बाद में क्या बोलेंगे, यूविष्ट काय कहते हैं। जिन्हें हम क्या बोलेंगे, जिन्हें यूविष्ट काय कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो जैसे ही लघु बीजाणु बनता है, लघु बीजाणु घानी में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। जैसे ही लघु बीजाणु बनते हैं, 4 लघु बीजाणु, वैसे ही क्या करती है, वहां पर जो टेप्टम होती है परागकण को पोषण देती है। पोषण देने के बाद नष्ट हो जाती है, और नष्ट होने से पूर्व एक गोल कणिकाओं का क्या करती है, निर्माण कर लेती हैं। उन्हीं गोल कणिकाओं का नाम क्या होता है, यूविष्ट काय होता है। उन्हीं गोल कणिकाओं का नाम क्या हो जाएगा, यूविष्ट काय हो जाएगा। और जब ये गोल कणिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, यूविष्ट काय एक जटिल पदार्थ स्पोरोपोलिन की बनी होती है। जो यूविष्ट काय होती है, अगर हम यूविष्ट काय की बात करते हैं, तो जो यूविष्ट काय होती है वो जटिल पदार्थ स्पोरोपोलिन की बनी होती है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो यूविष्ट काय है वो क्या है, यूविष्ट काय जटिल स्पोरोपोलिन की बनी होती है। जटिल स्पोरोपोलिन की बनी होती है, यहाँ पर जो यूविष्ट काय है ये एक जटिल स्पोरोपोलिन की बनी होती है। और यही स्पोरोपोलिन जो होता है, यहाँ पर जो लघु बीजाणु है उसका जो बाह्य चोल होता है, जिसे हम एग्जाइन कहते हैं, उसका क्या करता है, निर्माण करता है। उसका क्या करता है, निर्माण कर देता है। और यही स्पोरोपोलिन, जो ये स्पोरोपोलिन है, यह परागकण या लघु बीजाणु
के बाह्य आवरण का निर्माण करता है। बाह्य आवरण जिसे हम नाम क्या देते हैं, इक्जाइन कहते हैं। जो बाहरी आवरण होता है जिसे हम क्या करते हैं, इक्जाइन कहते हैं, उस इक्जाइन का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो यूबिस्टिकाय होता है किससे बना होता है, स्पोरोपोलिन से। और वही स्पोरोपोलिन क्या करेगा, जो लघुबीजाणु बनते हैं लघुबीजाणु मात्र कोशिका में, उसका जो बाहरी आवरण होता है उसके बाहरी आवरण को बनाने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि जो प्राथमिक अवस्था में जो ये 4 लघुबीजाणु होते हैं ये आपस में किस तरीके से कैलोज परत से चिपके होते हैं। ये किस प्रकार से कैलोज परत में क्या होते हैं, चिपके होते हैं। तो अगर प्रारंभिक अवस्था में देखेंगे तो चारों लघुबीजाणु आपस में कैलोज परत से क्या होते हैं, चिपके होते हैं। चारों लघुबीजाणु क्या होता है, चारों लघुबीजाणु, चारों लघुबीजाणु कैलोज परत से चिपके रहते हैं। क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। प्रारंभिक अवस्था में अगर देखेंगे, शुरुआत में जब बनते हैं तो यहाँ पर एक कैलोज की परत पाई जाती है। उसी कैलोज परत में क्या होते हैं, ये परागकण क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में, शुरुआत में यहाँ पर देखेंगे कि प्रारंभिक अवस्था में अगर देखेंगे तो 4 जो लघुबीजाणु बनते हैं वो एक कैलोज परत से क्या होते हैं, चिपके हुए रहते हैं। यहाँ पर चारों क्या कहलाते हैं। फिर बाद में इस समूह को हम क्या कहते हैं, चतुष्क कहते हैं। फिर बाद में हम इस प्रकार से इस समूह को हम क्या कहेंगे, तो इस प्रकार से जब चिपके रहते हैं तो इसके समूह को, तो इसके समूह को चतुष्क कहते हैं, टेट्राड, चतुष्क कहते हैं। तो इसके समूह को हम क्या बोलेंगे, चतुष्क कहते हैं। और हम बाद में देखेंगे कि जो कैलोज परत में चिपके हुए चतुष्क होते हैं ये टेप्टम के द्वारा क्या स्रावित होगा, टेप्टम के द्वारा स्रावित हो जाएगा कैलेज नामक एंजाइम। और ये जो कैलेज नामक एंजाइम होता है ये क्या करेगा, इस परत को क्या कर देगा, घोल देगा। बाद में क्या हो जाएगा, बाद में टेपिटम के द्वारा स्रावित, टेप्टम के द्वारा स्रावित कैलेज नामक एंजाइम, कैलेज नामक एंजाइम इस परत को तोड़ देता है एवं परागकण मुक्त हो जाते हैं, एवं परागकण क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, परागकोश बनता है, परागकोश का निर्माण होता है, परागकोश में लघुबीजाणुओं का निर्माण होता है। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि शुरुआती दौरान में क्या होता है। हमने बताया कि जो परागकोश होता है प्रारंभिक अवस्था में ये क्या होता है, एक उभारनुमा संरचना के रूप में निकलता है। और जब उभारनुमा संरचना के रूप में निकलता है तो जो इसका आकार होता है अंडाकार या गोलाकार होता है, अंडाकार होता है या गोलाकार होता है। और यहाँ पर देखेंगे कि ये एक बाहर से एक मोटे से आवरण से घिरा हुआ रहता है। जो अंडाकार संरचना है वो एक बाहर से एक मोटे आवरण से क्या होता है, घिरा रहता है। उस आवरण का नाम हमने बताया आपको कि अधिचर्म होता है। इस अंडाकार अधिचर्म से घिरी हुई संरचना में समान विभाज्युत की कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर समान विभाज्युत की कोशिकाओं का क्या होता है, समूह होता है। धीरे धीरे इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जब यहाँ पर देखेंगे धीरे धीरे इसके बीचों बीच में विभाज्युत की कोशिकाओं के बीचों बीच में क्या होगा, संवहन ऊतक का निर्माण होने लगता है। उसके साथ ही साथ संवहन ऊतक के निर्माण के साथ ही साथ अधिचर्म के ठीक नीचे अधश्चर्म क्षेत्र में जो ऊर्ध्व पंक्ति की कोशिकाएं होती हैं उनमें से
कोशिकाएं कुछ आकार में क्या होती हैं, बड़ी हो जाती हैं। चारों कोनों पर जो कोशिकाएं होती हैं अधःचालन क्षेत्र में, वो अपने आकार को क्या करती हैं, बड़ी कर लेती हैं। और जब आकार को बड़ी कर देती हैं तो अन्य कोशिकाओं से क्या होती हैं, भिन्न हो जाती हैं। और जब अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती हैं तो ऐसी कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, आर्किस्पोरियल कोशिका कहते हैं। हम ऐसी कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, आर्किस्पोरियल कोशिकाएं कहते हैं। ये आर्किस्पोरियल कोशिकाएं क्या होती हैं, फिर से परिणत विभाजन के द्वारा विभाजित हो जाती हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में देखेंगे कि विभाजन के द्वारा जब आर्किस्पोरियल कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी, तो यहाँ पर बाहर की तरफ अधिचरण के ठीक नीचे प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं का क्या कर देंगी, निर्माण कर देंगी। और इसके अंदर की तरफ क्या करेंगी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का क्या करेंगी, निर्माण करेंगी। उसके बाद फिर से देखेंगे कि जो प्राथमिक, फिर से ये प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं, प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं एवं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं क्या होती हैं, पुनः फिर से क्या होती हैं, निरंतर विभाजित होती हैं। और विभाजित होकर के जो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं होती हैं वो परागकोश के अंदर जो भी 3 लेयर होती हैं, यहाँ पर चाहे आप अंतःस्तर की बात करेंगे जिसे हम एंडोथीसियम, मध्य परत, मिडिल लेयर और टेप्टम का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। इस तरीके से जो प्राथमिक, यहाँ पर देखेंगे कि जो प्राथमिक भित्ति कोशिकाएं होती हैं वो 3 परतों का क्या कर देती हैं, निर्माण कर देती हैं। पहला क्या बनता है, अंतःस्तर, दूसरा क्या बनता है, मध्य परत, तीसरा क्या बनता है, टेप्टम। इस तरीके से क्या होती हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिकाओं से 3 परतों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। बाद में फिर से हम देखते हैं अब क्या है, यहाँ पर प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाएं क्या होती हैं, 2 या 2 से अधिक बार समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित हो जाती हैं। और जब समसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित हो जाती हैं तो बनाती हैं बीजाणुजनक कोशिका। और यही बीजाणुजनक कोशिका बाद में क्या हो जाएगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिका में हो जाती है परिवर्तित। और जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका का हो जाता है निर्माण, तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। और जब अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है तो उनसे बनते हैं 4 लघु बीजाणु। लेकिन जब लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है तो लघु बीजाणु जब बनते हैं उसके बनने के दौरान जो टेप्टम की कोशिकाएं होती हैं लघु बीजाणुओं को देती हैं पोषण। और जब पोषण दे देती हैं लघु बीजाणुधानी को तो ये हो जाती है नष्ट। और नष्ट होने से पूर्व मैंने बताया कि जो टेप्टम की कोशिकाएं होती हैं वो यूविष्ट काय का निर्माण कर देती है, यूविष्ट बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। और जब यूविष्ट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये यूविष्ट बॉडी जो होती है स्पोरोपोलिन की बनी होती है, एक जटिल पदार्थ होता है स्पोरोपोलिन, उसी का क्या होती है, उसी की ये यूविष्ट काय बनी होती है। और ये वर्ग क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, जो परागकण बन रहा है, जो लघु बीजाणु बन रहा है, उसकी जो बाह्य परत होती है जिसे हम एग्जाइम बोलते हैं या वाह्यचोल बोलते हैं, उसी के निर्माण को क्या करती हैं, ये पूरा करती हैं। तो जो परागकण या लघु बीजाणु होता है उसका जो बाह्य आवरण होता है वो स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है। और यहाँ पर देखेंगे कि जब प्रारंभिक अवस्था में परागकण बनता है तो वो किसके रूप में, एक चतुष्क के रूप में होता है, क्योंकि वो कैलोज नामक परत में क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, उसी में क्या होता है, फंसा रहता है। कैलोज नामक परत के अंदर क्या होता है, चारों फंसे रहते हैं, तो उस समूह को हम चतुष्क कहते हैं। लेकिन टेप्टम के द्वारा स्रावित एक कैलेज एंजाइम होता है जो इस परत को क्या करता है, कैलोज नामक परत को क्या करता है, डिजॉल्व कर देता है, घोल देता है, जिससे चारों लघु बीजाणु क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया समाप्त होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।